नमस्कार दोस्तों। त्रिपाठी गोरखपुरिया क्लासेस में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों की क्लास अच्छी चल रही होगी और आप लोग की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। कल हम लोग ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा? हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के बारे में जाना, ऐतिहासिक उनकी जानकारी के बारे में जाना, उनकी लिपियों के बारे में जाना, हम लोगों ने उनके भौगोलिक विस्तार के बारे में जाना, सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में जाना। आज हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। हम लोग जानेंगे किस किस राज्य में कौन कौन से जगह पे हमें खुदाई में क्या क्या चीज प्राप्त हुई। पहले हम उनके शहरों के बारे में जान लेते हैं। हेडिंग डालिए, पहला पॉइंट डालिए अफगानिस्तान। इसमें मैंने दो जगह बताई थी आपको, सोटू गई और मुंडीग्राम। दूसरा राजस्थान, इसमें है कालीबंगा। तीसरा हरियाणा, बनावली और राखीगढ़ी। ये भारत का राखीगढ़ी के बारे में लिख लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा स्थल है ये। गुजरात, गुजरात में दो आ जाते हैं, देखिए। एक आ जाता है आपका कच्छ वाला एरिया, एक काठीवाड़, काठीवाड़ा। कच्छ में आपका धौलावीरा और सूरकोटला। सूरकोटला काठीवाड़ा में लोथल और रंगपुर। फिर आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, बताया था आलमगीरपुर, बलूचिस्तान, सुल्तान कांगेडोर और बालाघाट। पंजाब में रोपड़,
इसको नोट कर लीजिए आप लोग। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो देखिए, सिंधु सभ्यता की दो तरह से जैसे जानकारी मिली है, उसमें अपवाद भी है और एक सामान्य जानकारी भी है। अब अपवाद किस बात का है? मेनली दो तरह से क्वेश्चन आते ही हैं, एक सामान्य क्वेश्चन आते हैं, एक अपवाद। तो सामान्य क्वेश्चन में जो सामान्यतः जानकारी हमें मिली है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए देख लीजिए कि सिंधु सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, पर इसका एक अपवाद भी आता है। इसका अपवाद क्या आता है? इसका अपवाद यह आता है कि सूरकोटदा में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए। अब दिक्कत है, समझ लीजिए, मान लीजिए ये हमारा पूरा भारत है, इसमें कहीं बैंगलोर में किसी एक घर में साइकिल है, तो हम उसको ये नहीं कह देंगे कि हमें साइकिल का ज्ञान है पूरे भारत में। जब पूरा सामूहिक कोई ज्ञान रहता है तब उसे बोलेंगे कि हाँ ये है। ऐसे ही और कुछ चीजें आप जान लीजिए, जैसे कि इसमें 1500 स्थलों पे खुदाई हुई थी। अब 1500 स्थलों में बहुत जानकारी मिली, अनगिनत जानकारियां मिली हुई। और जानकारी मिली है तो उसमें एक और कारण है, हमें पढ़ना क्या है। सबसे जरूरी है कि पढ़ने से ज्यादा क्या छोड़ना है। अब घोड़े की जानकारी मैंने आपको बताई कि ये घोड़े के बारे में बहुत से जानवर मिले होंगे, छोटे मोटे बहुत से जानवर, पर हम घोड़े की बात कर रहे हैं। अब जैसे सिंधु सभ्यता में घोड़े की जानकारी नहीं है, किसी को ज्ञान नहीं है, वहीं वैदिक में आ जाइए, आर्यों को घोड़े का पूरा ज्ञान था। तो सीधी सी बात यह है कि जो हमारे आयोग में पूछा जाएगा उतना ही लगभग लगभग आप तैयार कीजिए। सारी जानकारियां लेंगे तो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आते हैं कैसे सिद्धांत कि इसका सिंधु सभ्यता का उद्गम कहाँ से हुआ। अब भाई पहले से ही तो ऐसा थोड़ी ना है कि सिंधु सभ्यता की हम लोग ने पढ़ाई कि कहाँ से आए थे, कैसे आए थे। इस पे कई विवाद है और इसके पतन में भी विवाद है। कई लोग बोलते हैं कि भाई आपदा आई थी तो ऐसा हो गया, कुछ लोग बोलते हैं बाढ़ के कारण हो गया, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई भुखमरी के कारण ये सभ्यता खत्म हो गई। सबके अपनी अलग अलग राय है। तो ऐसे ही एक मार्टिन व्हीलर है, उन्होंने एक सिद्धांत दिया है, विदेशी सिद्धांत। सिंधु सभ्यता का उद्गम। अब क्या है इसमें? विदेशी सिद्धांत। ये कौन था? ये जो था मार्टिन व्हीलर, इन्होंने, असल बात ये क्या है, 1924 में या 1922 से समझ लीजिए कि इस सभ्यता के बारे में हम लोगों को जानकारी मिली। उस समय भाई हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों के। मार्टिन व्हीलर के साथ भी यही था, ये भी विदेशी एकदम रणनीति अपना रहे थे। वो ये मानने को तैयार नहीं कि ये भारत का ये कोई सभ्यता ही नहीं है भारत की। तो कुछ इन्होंने अपना स्रोतों के बारे में बताया कि ये यहाँ की सभ्यता नहीं है, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से ये सभ्यता आई है। तो उन्होंने क्या क्या बताया, क्या क्या समानता बताई और क्या क्या असामान्यता है, ये जान लीजिए। तो समझ लीजिए क्या क्या बताया।
पहला तो इन्होंने बताया कि जो अन्नागार है दुर्ग, इसमें जो लकड़ियां थी, इसमें जो लकड़ी इस्तेमाल हुई थी वह मेसोपोटामिया सभ्यता की तरह थी। पहला तो इन्होंने ये बताया। दूसरा इन्होंने ये बताया कि इनको भी लिपि का ज्ञान था और उनको भी लिपि, मेसोपोटामिया को भी लिपि का ज्ञान था, तो लिपि का ज्ञान भी था, लिपि का ज्ञान। तीसरी चीज इन्होंने क्या बताई, अन्नागार दुर्ग में लकड़ियां इस्तेमाल हुई थी, वो मेसोपोटामिया की तरह ही थी। ये बताया कि इनको लिपि का ज्ञान भी था और ये भी नगरी सभ्यता थी और वो भी नगरी सभ्यता थी। अब इन्होंने ये बताया कि ये प्रमाण दिए और बोला कि ये मेसोपोटामिया की तरह ही ये सभ्यता थी। अब दिक्कत ये है कि अब हम सब चीज मान को नहीं लेंगे कि आपने बताया उसका एक परफेक्ट चीज होना चाहिए। उसमें अब क्या हुआ, असामान्यता इतनी पाई गई। अब आप देख लीजिए असामान्यता के बारे में क्या क्या हुआ। पहली चीज यहीं से आई, एक पॉइंट, मेसोपोटामिया से ज्यादा विकसित पाया गया कि सिंधु सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया से ज्यादा, मेसोपोटामिया से ज्यादा विकसित सिंधु सभ्यता को पाया गया। दूसरा चीज, लिपि का ज्ञान इन्हें भी था उन्हें भी था। दिक्कत यह है मेसोपोटामिया की लिपि पढ़ी जा सकी पर सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, तो यहां भी ये फेल हो गए। लिपि पढ़ी जा चुकी। तीसरा चीज, सिंधु सभ्यता में पक्की ईंटों के जो भी वो बना था, जो भी घर बना था वो पक्की ईंटों का बना था या पक्की ईंटें इस्तेमाल होती थी, पर मेसोपोटामिया में ऐसी नहीं थी। मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। तो सिंधु सभ्यता में किसका उपयोग होता था, पक्की ईंटों का, ईंटों का। और मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटों का। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए।
अब हम दूसरा, अब ये वाला जो इन्होंने बताया था मार्टिन विलर ने, ये विदेशी सिद्धांत, तो ये वाला जो है इसको खारिज कर दिया गया। ये बोल दिया गया कि आपके पास स्रोत एकदम अच्छे नहीं है, बाकी असमानता ज्यादा पाई गई है, इसको खारिज कर दिया गया। अब दूसरा आता है क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें क्या था, हमने पहले ही बताया था इससे पहली क्लास में अपने नवपाषाण काल के बारे में। तो नवपाषाण काल में क्या था, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? नवपाषाण काल, इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? जो क्रांति आई थी, पहला तो कृषि, इसी की वजह से इसे क्रांति की संज्ञा दी गई थी। और दूसरा आपका आता है कि तांबा। तो कृषि ये लोग करने लगे थे, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आपको बताया कि जिस भी देश में कृषि मजबूत है तो समझ लीजिए कि वो देश एकदम विकसित है, क्योंकि उसका जो वो व्यापार होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। कृषि आज भी, एग्रीकल्चर अगर जिस देश का तगड़ा है वो देश ही तगड़ा है। अब ये कृषि के लिए क्या हुआ था, तांबे का उपयोग ये लोग कृषि के लिए करने लगे। भाई पहले फिर जंगलों की कटाई करने लगी, पहले तो तांबे का भाई हथियार हथियार के लिए यूज करने लगे, उसके बाद थोड़ा और विकसित हुए तो उन्होंने तांबे का उपयोग कृषि के लिए करने लगा, जंगलों को काटने लगे, जंगलों को काट के क्षेत्र बढ़ा कृषि का। तांबे का उपयोग कृषि में करने लगे तो पत्थर से तो धातु ही सही है, खुदाई अच्छी हुई, जुताई अच्छी हुई, तो अनाज भी ज्यादा उत्पन्न हुए, अधिकता आई अनाज की। तो कृषि का तांबे का तांबा का उपयोग कृषि के लिए करने लगे। तांबे का उपयोग कृषि के लिए करने लगे, इससे क्या हुआ, इससे अत्यधिक अनाज उत्पन्न हुआ। अब क्या हुआ देखिए, अब जब ज्यादा कृषि किए, कृषि के बाद जब ज्यादा अत्यधिक हमारा जो अनाज वनाज है वो आने लगेगा, तो अब हम लोग दूसरे कार्यों में भी अपना दिमाग लगा सकते हैं। अब मान लीजिए हमने कृषि कर ली, अब हम ही हैं, अब गांव है, आप लोगों का भी गांव होगा, हम लोग खेती करते हैं, तो अपना जो खाना है साल भर का उसको हम लोग सिक्योर कर लेते हैं, बाकी जो अनाज है उसको हम लोग मार्केट में सेल कर देते हैं, एक व्यापार के तौर पे काम करते हैं, अपना भी काम होता है, व्यापार भी होता है। एकदम ठीक ऐसे ही हुआ यहाँ पे भी। ये लोग क्या करें कि जब अनाज की अधिकता हो गई तो कुछ लोग जो हैं वो और कार्यों में भी लग गए, जैसे शिल्प कला में। तो शिल्प कला का विकास हुआ, जब अनाज की अधिकता हुई तो शिल्प कला का विकास हुआ। शिल्प कला का विकास हो गया तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे वाणिज्य व्यापार शुरू हुआ। वाणिज्य व्यापार, वाणिज्य व्यापार शुरू हो गया। अब वाणिज्य व्यापार शुरू हुआ तो फिर नगरीकरण स्टार्ट होगा। मान लीजिए हम ही हैं, अब हमारे पास बहुत सारी जमीनें, अनाज आ रहे हैं, हम अपना रख के सब बेच दे रहे हैं, उससे अर्थ आ रहा है, अर्थ का हम यूज कुछ बहुत से कार्यों में करेंगे, भवन निर्माण में कर सकते हैं, गाड़ी घोड़ा ले सकते हैं, या और भी कई चीजें ले सकते हैं। तो वाणिज्य व्यापार से क्या हुआ, नगर नगरीकरण।
नगरीकरण का विकास हुआ। तो इस प्रकार से हमारा जो है सिंधु सभ्यता का नगरी व्यवस्था या सभ्यता स्टार्ट हुई। ये हमारा ये सिद्धांत दिया गया है और यही एक फैक्ट है, बाकी और चीज नहीं। इसी तरह से नगरीकरण हुआ होगा। इसका एक चार्ट बना देते हैं, वो चार्ट आप एक बार नोट कर लीजिए, आसानी हो जाएगी। इसका चार्ट आपको बना के दे देता हूं, देखिए। पहले कृषि से क्या हुआ, अधिकतम अनाज से फिर क्या हुआ आपका, शिल्प कला की ओर लोग, शिल्प कला का विकास। लोग शिल्प कला के बारे में, मान लीजिए अनाज की अधिकता हुई तो लोग कृषि गैर कार्यों में भी लग गए, तो शिल्प कला का विकास हुआ। अब शिल्प कला के बाद क्या हुआ, वाणिज्य व्यापार हुआ। वाणिज्य व्यापार हुआ, उसके बाद नगरीकरण। ये चार्ट आप देखिए। तो ये थी कृमित उत्पत्ति का सिद्धांत, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में जानते हैं क्या क्या है, क्या क्या पाया गया है। हड़प्पा हेडिंग डालिए। पहले तो हड़प्पा है, ये है साहिवाल जिले में। ये कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान। या बोलिए सिंध, पाकिस्तान। नदी कौन सी है, रावी नदी के बाईं ओर, रावी नदी के बाईं तट पर स्थित। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी दयाराम साहनी जी ने। कब की थी, 1921 में। उत्खनन 1926 में। माधव स्वरूप वत्स, और 1946 में मार्टियर विलर। ये नोट कर लीजिए।
हड़प्पा से प्राप्त प्रमुख जानकारी। हड़प्पा से प्राप्त प्रमुख जानकारी। क्या क्या जानकारी मिली है हड़प्पा से? पहला तो मिला है अन्नागार, ये दुर्ग में है, दुर्ग में स्थित। इसमें 6 कमरे बने हुए हैं। मिले हैं। अब अन्नागार है तो श्रमिक आवास भी होगा। ये क्या करते थे? अनाज पीसने का काम करते थे। पीने का कार्य करते थे। ठीक है, श्रमिक आवास मिल गया। अब आपको 16 तांबे की भट्टियां मिली हैं। 16 तांबा गलाने वाली भट्टियां, 16 तांबे गलाने वाली भट्टी। और क्या मिला है? कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान का नाम क्या था? एचआर। और जो कब्र थी उसको कहते थे RS-37। और क्या क्या मिला है? तांबे से बने मानव की मूर्ति, तांबे से बने मानव की मूर्ति। तांबे के दर्पण, नोट कर लीजिए इसको। तो क्या क्या मिला है? अन्नागार दुर्ग में स्थित है, 6 कमरे मिले हैं। श्रमिक आवास, अनाज पीसने का कार्य करते थे। 16 तांबे गलाने वाली भट्टी मिली। कब्रिस्तान जिसको एचआर कहते थे, कब्र को RS-37, तांबे से बने मानव की मूर्ति और तांबे के दर्पण। आगे बताते हैं। लाल बलुआ पत्थर से मनुष्य का धड़ मिला है। शंख से निर्मित बैल, बैल मिला है। गेहूं और जौ दाने प्राप्त हुए हैं। गेहूं और जौ के दाने प्राप्त हुए हैं। लकड़ी के ताबूत प्राप्त हुए हैं।
सर्वाधिक लेख मुहरें प्राप्त हुई हैं। लेख मुहर, ये मुहर क्या होता है? जो सिक्के होते थे उस पे चित्र बना होता था, लेख या कुछ लिखा होता था, वो मुहरें प्राप्त हुई। अनाज कूटने के चबूतरे प्राप्त हुए हैं। मात्र देवी के गर्भ में पौधे देखने को मिला। मतलब मात्र देवी के गर्भ में पौधा, ऐसी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मात्र देवी को भूदेवी भी कहते हैं, भूदेवी। इसको नोट कर लीजिए। एक मोहर पर गरुड़ पक्षी और सांप का चित्र प्राप्त हुआ है। तांबे की कटार यानी छोटी तलवार, छोटी तलवार प्राप्त हुई है। हिरण का शिकार करते हुए कुत्तों, हाँ, हिरण का शिकार करते हुए कुत्तों का चित्र प्राप्त हुआ है। ये जो चित्र प्राप्त हुआ है ये मोहर पे हुआ है। जो मोहरें होती थी उन्हीं। तांबे की इक्का गाड़ी, और भी कई जानकारियां मिली हैं। फिलहाल जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिखवाया। इससे हट के कुछ आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको लगभग लगभग प्रश्न मिल जाएंगे। कुछ एक आध अगर ऐसा है जो एक्स्ट्रा आया है उसको नोट कर लीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें इतनी चीजें प्राप्त हुई हैं। कई किताबों में कई अलग अलग चीजें हैं, और जो सभी किताबों में एक सामूहिक चीजें जो इम्पोर्टेंट है और आयोग क्वेश्चन पूछता है उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया। तो आप इसे नोट कर लीजिए। मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो के बारे में जान।
भाषा कौन सी थी इसकी? सिंध भाषा। नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित। खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। उत्खनन 1927 में एच मैके 1945 में मार्टिन मिलर। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ। यहाँ एक और चीज कर लीजिएगा, ये 1922 में राखल दास बनर्जी से लेकर 1926 तक ये उत्खनन इन्होंने भी किया था। राखल दास बनर्जी 1922 में तो इन्होंने खोजा था, और उत्खनन में भी यही थे राखल दास बनर्जी 1922 से लेकर 1926। नोट कर लीजिए इसको। मोहन से प्राप्त जानकारी। तो क्या हुआ? वृहद अन्नागार। इसको मार्टिन मिलर ने बताया कि ये सबसे बड़ा अन्नागार है। मार्टिन मिलर ने सबसे बड़ा स्थल बताया, बड़ा स्थल। वृहद स्नानागार। इसमें जब कोई धार्मिक पर्व होता था तब यहाँ पे लोग सामूहिक नहाते थे। धार्मिक पर्व पर सामूहिक स्नान करते थे। मोहर पर पशुपति शिव का चित्र प्राप्त हुआ। अब पशुपति शिव जी हैं तो एक पुरोहित आवास भी होगा, तो पुरोहित आवास पत्थर पर
दाढ़ी बने हुए योगी का चित्र प्राप्त हुआ। कांसे से निर्मित मृत्तिका की मूर्ति प्राप्त हुई। मृतकों के अवशेष प्राप्त हुए। इसको नोट कर लीजिए। सूती कपड़े की जानकारी प्राप्त हुई। सीप का स्केल जौ अनाज सर्वाधिक कुएं। कुएं प्राप्त हुए। सर्वाधिक मुहरे प्राप्त हुई। और तांबे की हेयर पिन प्राप्त। तांबे की हेयर पिन। इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग ने जाना है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के क्या क्या प्राप्त हुए। अब किस किस शहर में कौन कौन सी चीजें थी, जैसे लोथल में बंदरगाह और ये सब जो कुछ शहरें हैं उनके बारे में जान लेंगे, किन किन शहरों से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अपना इसको चर्चा करेंगे। और आगे की क्लास जो हमारी है वो कल होगी। इसमें आगे हम आपको बताएंगे। मेरे ख्याल से कल सिंधु सभ्यता की समाप्ति हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। उसके बाद बौद्ध है, जैन है, आगे काफी चीजें हैं जो धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे। आप लोगों का धन्यवाद।